यूपी बोर्ड क्लास 6 साइंस यानी कि विज्ञान चैप्टर नंबर 7 है जियो में अनुकूलन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विकल्प चुनकर अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो विकल्प सही हो गए सही को चुन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, या आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा और जो सही है उसके सामने सही का निशान लगा दीजिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, मेढक रहता है। मेढक कहाँ पे रहता है? पहला ऑप्शन है स्थल पे रहता है, दूसरा है जल पे में रहता है, तीसरा है जल तथा स्थल दोनों में रहता है या वायु में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जल तथा स्थल दोनों में रहता है, इसलिए इसको उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर प्राणी बोलते हैं, यानी जो कम से कम 2 जगहों पे रह सके उसको हम उभयचर बोलते हैं। और मेढक हमारा उभयचर के अंतर्गत आता है। आपका क्रोकोडाइल भी उभयचर प्राणी है। प्रश्न नंबर खा की बात करते हैं तो मछली सांस लेती है किसके माध्यम से? गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा या पंखों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़े के द्वारा जो मछलियाँ होती हैं वो सांस लेती हैं। और हम लोग भी जब बचपन में जब छोटे अपने गर्भावस्था में जब होते हैं तो उस समय हम लोग भी गिल्स के माध्यम से जो गलफड़े होते हैं हम लोग के भी गलफड़े होते हैं और गलफड़ों के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, क्योंकि उसमें भ्रूण में क्या नाम है गर्भाशय में एक पन्नी से, एक पतली से पन्नी होती है, उस पन्नी से पूरा ढके रहते हैं और उसी के माध्यम से आपकी जो सांस लेने का प्रक्रिया होता है वो उसमें होता रहता है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर जो गर्भधारण के 5 सप्ताह बाद, ठीक है, यानी कि 5 सप्ताह के बाद आपका दिल धड़कने लगता है, यानी कि 35 दिनों में जब गर्भधारण होता है उसके 35 दिनों में आपका जो पहला हार्ट होता है वो धड़कना स्टार्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताएंगे कि मछली जो होती है, मछली के हृदय जो होते हैं 2 कोष्ठ के होते हैं सिर्फ, ठीक है। मनुष्य का हृदय की बात करते हैं, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ वाला होता है। जैसे कि 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं ना, यानी कि 2 अलिंद आपके हो गए और 2 निलय हो जाते हैं। इस प्रकार से 4 कोष्ठक होता है। और जो उभयचर प्राणी होते हैं जैसे मेढक होते हैं, मेढक में 3 कोष्ठ होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मेढक में कितने कोष्ठ होते हैं, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपको बताना है 3, यानी जो भी जितने आपको उभयचर चीज़ें देखने को मिलेंगी, उभयचर में आपका मेढक आ जाता है, घड़ियाल आ जाता है, तो इनके जो कोष्ठ होते हैं कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। और जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के ज़्यादातर सिर्फ ब्लू व्हेल और क्या नाम है क्योंकि स्तनधारी में आ जाती है ब्लू व्हेल और क्या नाम है कि डॉल्फिन, और ब्लू व्हेल और डॉल्फिन को छोड़ करके और जितनी भी मछलियाँ हैं सबके 2 कोष्ठ होते हैं। और इनकी ये जो 2 मछलियाँ बताई गई हैं ये स्तनधारी के अंदर का आ जाती है, क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसलिए इनके कितने कोष्ठ हो जाते हैं बच्चों? इनके कोष्ठ हो जाते हैं जितना मनुष्य का होता है उतने, यानी 4 इसके भी हो रहेंगे। अगला है, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। जो ऊँट का कुबड़ होता है उसमें क्या संचित होता है इसके बारे में आपको लिखना है। पहला पॉइंट है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वसा, ठीक है। और वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट में होता है सबसे ज़्यादा हमको, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हम सबसे ज़्यादा वसा का इस्तेमाल ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से ख़त्म हो जाता है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? कहाँ से ऊर्जा लेते हैं? आपके जो शरीर में वसा रहती है, फैट रहता है, उससे आप ऊर्जा लेना चालू कर देते हैं। इसलिए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में संचित रहती है, तो आपको ध्यान रखना है वसा में। अगर ऑप्शन वसा दे रखा है तो आपको वसन में मारना है, अदरवाइज सेकंड पॉइंट आपका जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर घ है, खनिज लिखा है यहाँ पे, निज लिख लीजिएगा। खनिज लवण लिख लीजिएगा, पूरा सही कर लीजिएगा इसको। खनिज लवण नागफनी का पौधा है। तो जो खनिज लवण है नागफनी का पौधा है, कैसा है? खनिज लवण नागफनी का पौधा है, यानी आपसे सीधा इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो नागफनी का पौधा कैसा है? ये जलीय है, मरुस्थलीय है, ऊपरी है या अरोही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें कांटे पाए जाते हैं वो अक्सर कहाँ पे होती हैं? वो मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे आपका नागफनी है, कैक्टस है,
जितनी भी चीज़ें होंगी। और नागफनी के बीच में एक पक्षी पौधा क्या ना अपनी घोंसला लगाती है इन्हीं नागफनियों की जो कैक्टस यानी कटीली झाड़ियों के बीच में लगाती हैं, उसका नाम होता है फक्ता। क्या नाम होता है दोस्तों? फक्ता। यानी कि जो कबूतर बोलते हैं, जो कबूतर वाली नहीं, इसका नाम है फक्ता होता है, डब इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो डब होता है ये क्या होती है, अपना घोंसला कहाँ लगाती हैं, ये इन्हीं नागफनी के पेड़ों के पौधों के बीच में लगाती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला है जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। जली में कौन सा पाया जाता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताने हैं। पहला है मटर। मटर आप खेत में बोते हैं तो ये जली में पाया नहीं जाएगा। आलू भी खेत में बोते हैं, ये भी जली में नहीं पाया जाएगा। मक्का भी खेत में बोते हैं, ये भी जली में नहीं पाया जाएगा। तो आपके पास इसकी ऑप्शन में बचता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा कहाँ पे बोया जाता है दोस्तों? सिंघाड़ा हम लोग अक्सर तालाबों में बोते हैं और वहाँ पर से निकालते हैं। सिंघाड़ा हो गया आपका। एक आपका लावा होता है, वो भी आप तो देखते होंगे तालाबों में बोया जाता है, उसको निकाल करके फिर से सुखाव करके उसको लावा बनाया जाता है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। लावा यानी कि प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें पॉइंट दे रखा है, मेढक पानी में श्वसन किसके द्वारा लेते हैं? तो जो मेढक होते हैं पानी में श्वसन अपनी त्वचा के माध्यम से लेते हैं। ध्यान रखिए किससे? त्वचा से अपना श्वसन लेते हैं। और यहीं पे अगर त्वचा की बात आई है तो जो आपका सांप होता है ना, सांप का कान नहीं होता है, ठीक है, सांप के कान नहीं होता है, उसको हम चक्षुश्रुवा बोलते हैं। चक्षुश्रुवा का मतलब होता है जो चक्षु मतलब होता है दोस्तों, चक्षु आँख का पर्यायवाची होता है, यानी कि जो आंखों से सुनने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सांप। ठीक है, तो सांप आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। आंखों से सुनने वाला अर्थात सांप आपका चक्षुश्रुवा बहुब्रीहि समास इसके अंतर्गत है। और ये जो कंपन, जो इसको हम बीन बजाते हैं, तो बीन जब बजाते हैं तो ये इसको सुनाई तो देता नहीं है, तो इसका जो कंपन होता है कंपन को महसूस करके डांस, जो लोग कहते हैं कि बीन पे सांप डांस कर रहा है, तो कंपन के माध्यम से ही वो क्या नाम है डांस करता है। और इसको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। सांप को सिर्फ 2 ब्लैक कलर दिखाई देते हैं, ब्लैक और वाइट। अगर ब्लैक उसके सामने ले जाएंगे तो बहुत तेज से उसकी तरफ से वो काटने के लिए झपटता है। प्रश्न नंबर ख है, नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। बिल्कुल सही है, हमने बताया था ये कहाँ पे होता है, मरुस्थलीय एरिया में होता है, जहाँ पे आपका क्या नाम है कि डेजर्ट एरिया रहता है, रेगिस्तानी एरिया रहता है, वहाँ पे ये नागफनी जैसा पौधा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी कमी होती है, इसलिए जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटे के रूप में होती रहती हैं। प्रश्न नंबर का है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक खालिस्तान पौधों में पाए जाते हैं। तो अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक जल कहाँ पे पाए जाती हैं? ये हमारी जलीय पौधे होते हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं। अगला है, आलू एक भूमि का पौधा है, यानी कि आलू कहाँ पे बोया जाता है? भूमि के अंतर्गत अंदर पाया जाता है, इसलिए आलू कैसा पौधा है? भूमि के अंतर्गत पाया जाने वाला पौधा है। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं अंदर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन दे रखा है, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कठोर तने वाले होते हैं। तो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, आप नागफनी देखोगे, नागफनी के जब पौधे को काटेंगे उस पर छोटी छोटी कांटियाँ निकल आती हैं और उनको आसानी से काट सकते हैं, और ये ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं। दूसरा है, पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती है तथा वायु से भरी होती है। बिल्कुल सही है, इनकी जो हड्डियाँ होती है खोखली होती है, उसके अंदर क्या भरा होता है? वायु भरा रहता है उनकी हड्डियों में। अगला पॉइंट है, मरुद्भिद पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तो ये मरुद्भिद का मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय में जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा विकसित होती हैं। जैसे एक आपका ओक का पेड़ पाया जाता है, इसकी तो जड़ें इतनी अधिक होती हैं, इसकी जो पेड़ होता है उसके 3 गुना अंदर जाकर के पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से पानी ये इकट्ठा करती है, और उनके तने में बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है।
ये अधिकतर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्षेत्र कहाँ पे पाई जाती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ओक नाम का वृक्ष है, और इसकी जड़ें बहुत ही अंदर गहरी होती हैं, बहुत अंदर चली जाती है, 30-30 मीटर अंदर चली जाती हैं। क्योंकि पानी की इनकी आवश्यकता होती है और ये मरुस्थलीय स्थानों में पाया जाता है, तो पानी को वहाँ से सोख लेती हैं, और इनके तने में बहुत अधिक मात्रा में पानी रहता है। अक्सर लोग यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उसी पानी का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मरुद पौधे की जड़ें अल्प विकसित यानी कम विकसित होती हैं, इसलिए गलत हो जाता है। अगला है, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। बिल्कुल बात सही है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, इसलिए इसके सामने आप लोग सही का निशान लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का में है वायुकोश, इधर सल्क है, मेढक है, उपचर्म है और चिड़िया है। चिड़िया है। चिड़िया और चिड़िया में अंतर होता है दोस्तों। चिड़िया यहाँ पे अगर हम बताते हैं, दो चीज़ को भी समझ लीजिए। यहाँ पे चिड़िया लिखा है तो ये एक चिड़िया की बात कर रहा है, ठीक है। अगर चिड़िया लिख दिया जाए यहाँ पे इस प्रकार से मात्रा, तो ये बहुत सी चिड़ियों की बात कर रहा है, ठीक है। ये बहुवचन आपका बनाने का तरीका होता है, सिर्फ ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा दीजिए, बहुवचन हो गया। इस तरह अगर चिड़िया है, चिड़िया से लिखा है तो चिड़िया एक वचन में है। अगर चंद्र बिंदु पर लग गया तो ये बहुवचन, यानी कि बहुत सी चिड़िया की बात की जा रही है। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। जैसे कि वायुकोश किस में पाया जाता है? तो वायुकोश पक्षियों की हड्डियों में पाया जाता है, तो इसको हम मिलान कर देंगे वायुकोश से। सेकेंड है सल्क। सल्क किस में पाया जाता है? सल्क जोनी की जो आप देखते होंगे शहरे होते हैं मछलियों के ऊपर, उसमें किस में पाया जाएगा? मछलियों को। आप उसको मछलियों के साथ मिलान कर दें। मेढक, मेढक में क्या पाया जाता है? उसके पैर में देखेंगे पाद जाल पाया जाएगा। उसका जो पैर होता है ना, इस प्रकार से देंगे तो ये जो अंदर से साइड में जाल बना रहता है, इसको तैरने में सहायता करता है मेढक का। पॉइंट नंबर अगला है उपचर्म। उपचर्म क्या होता है दोस्तों? उपचर्म में आपका जलकुंभी होता है, और चिड़िया में क्या पाया जाता है? पंख पाया जाता है। इस प्रकार से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज़ संबंधित लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कि आप यहाँ पे बोला गया है किसी भी प्राणी का, जीव जंतु का, उनका आकृति में कोई चेंजेस हो, आकार में कोई, रंग रूप में, त्वचा में तथा आवाज़ संबंधित रहने संबंधित कोई लक्षण में कोई ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं की विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज़ धूप तथा गर्म बालू पर चलना। तो इस प्रकार से उनका शरीर भी उसी प्रकार से ढल जाता है और उस परिस्थिति में वो रहने के अनुकूल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषता को संक्षेप में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, यानी कि जल से रोधी की उनके शरीर में जल अंदर ना चला जाए, तो इस प्रकार के उनके शरीर में सल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे कि क्लोम यानी गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर जो होता है धारारेखी होता है तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको पानी में रहना है तो किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें आपके शरीर में परिवर्तित करनी पड़ेगी, एक मछली के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि उनका जो शरीर होता है जलरोधी, उसके शरीर के ऊपर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, जो सहरे बोलते हैं हम लोग, सहरा पाया जाता है उसके ऊपर, जो कि जलरोधी होता है, यानी इसके अंदर से उसके होते हुए शरीर के अंदर उसके पानी नहीं प्रवेश करता है उसके बॉडी के से।
दूसरा है श्वसन के लिए उनके पास विशेष प्रकार की रचनाएं होती है, इसको हम गिल्स या क्लोम कहते हैं, गलफड़े कहते हैं। तीसरा है तैरने के लिए उनका जो शरीर है वो धारारेखी होता है, इसलिए उनको शरीर में तैरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से तैर पाती हैं। जो उनके पंख होते हैं चपटे होते हैं, जिससे उनको चपटे होने से जाहिर सी बात है पानी को एक फेंकने में आसानी रहेगी और तो बहुत तेज़ी से तैर सकती हैं। अगला है गर्दन का, उसके जो इन लोगों जो ये सब पानी में जो जीव पाए जाते हैं उनका गर्दन नहीं होता, गर्दन का अभाव रहता है उनकी आँखों पे एक निमेषक पटल होती है, उनकी जो आँखें होती है उस पर क्या पाई जाती है, एक निमेषक पटल होती है, जिससे उनकी आँखें पानी से भीगती नहीं है, मतलब भीगती हैं लेकिन जैसे कि वो ऐसा नहीं है कि हम लोग में आँखों में पानी चले जाए तो हम देख नहीं पाते हैं। उनके ऊपर एक निमेषक पटल पाई जाती है आँखों में, जिससे पानी का प्रभाव उसकी आँखों पर नहीं होता है और आसानी से पानी में वो देख पाती हैं। ये सभी लक्षण क्या होते हैं, मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 7 है उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताएं। उत्तर में लिखेंगे उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन लेता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार की चीज़ इसके पास है। अगर स्थल पे आ जाता है तो क्या करता है, फेफड़े से श्वसन लेता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं फेफड़े द्वारा श्वसन लेते हैं। और अगर वो रहता है अगर पानी में तो त्वचा द्वारा श्वसन लेता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जल में है तो किसके माध्यम से वो श्वसन क्रिया ले रहा है, त्वचा से, और अगर स्थल पे आ गया तो फेफड़े से। उसके पैर में पादजाल भी पाए जाते हैं जो तैरने में उसमें सहायक करती हैं, और लंबी मांसपेशियां पाई जाती हैं जो भूमि में कूदने में सहायक होती हैं। प्रश्न नंबर 8 है वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो वायु में पाए जाते हैं जीव जंतु, उनका अनुकूलन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारारेखी होता है। इनके अग्रपाद की पंखों की रूपांतरित होते हैं, जिनके अग्रपाद होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली यानी कि हड्डियां खोखली होती हैं एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। तो फेफड़ों से जो बड़े वायुकोश होते हैं हवा से भर जाती हैं और ये क्या करते हैं कि उड़ते समय शरीर को भी हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे कि इसमें ऑप्शन है, जैसे कि इसमें दे रखा है तोता है, कबूतर है, गौरैया आदि। आप कीटों को ध्यान से देखिए, इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख होते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती है निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे कि तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 9 है मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। तो मदार आपकी बात कर रहा है मदार की, तो मदार में लिखेंगे मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। अक्सर आप देखते होंगे मदार एक औषधि पौधा होता है जिसमें वाइट दूध निकलता है और बहुत से रोगों के लिए उपचार के लिए भी लाभदायक होता है। जिसका नाम होता है मदार। मदार किस जगह पे उगता है, ये जो स्थल वातावरण होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो उभयचर की बात करता है तो आपका एक होगा मेढक, दूसरा है सैलामेंडर। प्रश्न नंबर 11 है जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताएं। जलीय अनुकूलन में पंख की क्या भूमिका रहती है। तो मछलियों के पंख के क्या लाभ होते हैं, वो किसके लिए उपयोग करती है, तैरने के लिए। तो इसी प्रकार से जलीय में क्या हो जाएगा, तैरने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपने आसपास भ्रमण करके स्थलीय एवं वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार से आप चार्ट बना लेंगे। चार्ट में लिखेंगे एक तरफ जलीय
स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम। तो आपका इधर हो गया जलीय, इधर हो गया स्थलीय, इधर हो गया वायवीय। पक्षी या जंतु हैं तो मछली आपने देखा, मेंढक देखा, ये सब क्या है, जलीय हैं। स्थलीय देखा, बिल्ली, कुत्ता, सियार, ये सब क्या आपके स्थलीय हो गए हैं। वायु में तितली देखा, कबूतर देखा, चिड़िया देखा, ये सब वायवीय हो गए, यानी कि वायु में रहने वाले। पौधों की अगर बात करते हैं तो पौधे कौन से जल में पाए जाते हैं, सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला, ये आपके सब पौधे जल में पाए जाते हैं। नागफनी, नीम, आम, अमरूद, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपके जल में पाए जाते हैं, जबकि वायु में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो वायु में होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे, ऊँट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, पक्षियों में जो अग्रपाद का रूपांतरण होता है और पंख के रूप में हो जाता है, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो उनका अगला पाद होता है, अगला पैर होता है, वो पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरा है कि इसमें जो हड्डियाँ उनकी होती है, खोखली होती है और वायु से भरी होती है, और उनके अंदर उनके शरीर में वायुकोश होता है जिसकी सहायता से उड़ सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।